हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सॉलिड ब्लास्टिंग के बारे में। सॉलिड ब्लास्टिंग किसे कहते हैं, सॉलिड ब्लास्टिंग करते समय क्या सावधानियां लेते हैं, और आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि सॉलिड ब्लास्टिंग करते समय इतनी सावधानियां क्यों ली जाती है। अगर हम बात करते हैं सॉलिड ब्लास्टिंग किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है अंडरग्राउंड माइंस में बिना कट किए हुए जो ब्लास्टिंग की जाती है उसे सॉलिड ब्लास्टिंग कहते हैं। इसमें P5 प्रकार के बारूद तथा कैरिक शॉर्ट डिले डेटोनेटर या कोल्ड डिले डेटोनेटर का उपयोग करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि सॉलिड ब्लास्टिंग करते समय क्या क्या सावधानियां लेते हैं। आज के इस वीडियो में एक एक करके सभी सावधानियों की बात करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि यह सावधानियां क्यों ली जाती है। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सॉलिड ब्लास्टिंग में ली जाने वाली पहली सावधानी है डीजीएमएस से अनुमति। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं अंडरग्राउंड माइंस में कई खतरे हैं, जिनमें एक बड़ा खतरा मीथेन या कोल डस्ट में एक्सप्लोजन का है। इसलिए सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए डीजीएमएस से अनुमति लेना अनिवार्य है। कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के कई रेगुलेशन जैसे रेगुलेशन 192, रेगुलेशन 199, रेगुलेशन 201 इत्यादि के आधार पर ये परमिशन लिया जाता है। सीएमआर 2017 के रेगुलेशन 199 के अनुसार चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड डिले डेटोनेटर का ही प्रयोग किया जाएगा। एक से अधिक होल चार्ज किए जाते हैं तो उन्हें एक साथ फायर किया जाएगा। चीफ इंस्पेक्टर द्वारा निर्धारित बारूद से अधिक बारूद की मात्रा कोयले में होने वाले किसी भी होल में नहीं किया जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं कि डिग्री 1 में एक होल में अधिकतम बारूद की मात्रा है वो 1000 ग्राम होती है, और डिग्री 2 और डिग्री 3 के लिए यह 565 ग्राम होती है। जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं फायर ट्रायंगल दिखाया गया है। इसके एक पॉइंट पर इन्फ्लेमेबल मटेरियल दिखाया गया है जो कि अंडरग्राउंड माइन में मीथेन या कोल डस्ट हो सकता है। इसके दूसरे पॉइंट पे सोर्स ऑफ इग्निशन है और अंडरग्राउंड माइंस में एक्सप्लोसिव या डेटोनेटर इग्निशंस का सोर्स बन सकता है। अगर हम चाहते हैं कि एक्सप्लोजन ना हो तो इस ट्रायंगल में से कम एक पॉइंट पर कंट्रोल करना पड़ेगा। हालांकि सॉलिड ब्लास्टिंग में हम इसके दो पॉइंट को कंट्रोल करते हैं, दोनों पॉइंट को। O2 को छोड़ दीजिए, लेफ्ट साइड में O2 दिखाया गया है। अब राइट साइड में जो दिखाया गया इनफ्लेमेबल मटेरियल, यानी बेहतर वेंटिलेशन हम करते हैं और वाटर स्प्रे करते हैं, तो एक पॉइंट इस तरह कंट्रोल कर लिया जाता है। दूसरा सोर्स ऑफ इग्निशन। सोर्स ऑफ इग्निशन में हम ऐसे बारूद का उपयोग करते हैं जिससे चिंगारी बिल्कुल ही ना निकले। सॉलिड ब्लास्टिंग का दूसरा कंडीशन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सॉलिड ब्लास्टिंग भारत में सर्वप्रथम 1969 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके पूर्व कट ब्लास्टिंग की जाती थी। ब्लास्टिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि ब्लास्टिंग के दौरान इन सीटू कोल को अपने जगह से बाहर निकलने के लिए फ्री पैसेज की ज़रूरत पड़ती है। इसे हम फ्री फेस के नाम से जानते हैं। कट ब्लास्टिंग में सीसीएम के द्वारा फेस में फ्री फेस बनाने के लिए कट किया जाता था, परंतु कट ब्लास्टिंग में बहुत तरह की परेशानी एवं दोषों के कारण इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। जब सॉलिड ब्लास्टिंग का उपयोग शुरू हुआ तो शॉर्ट फायर माइनिंग सरदार एवं अन्य अधिकारियों के लिए यह बिल्कुल नया था। सॉलिड ब्लास्टिंग ठीक ढंग से हो इसके लिए ज़रूरी था कि सभी को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए। इसके लिए बारूद बनाने वाली कंपनी के ब्लास्टिंग एक्सपर्ट के द्वारा डिले डेटोनेटर एवं परमिटेड एक्सप्लोसिव के उपयोग का सही तरीका सिखाया गया। हालांकि आजकल सभी माइनिंग सुपरवाइजर इससे भली भांति अवगत है। किसी नए ट्रेनिंग में गए छात्रों को अब माइनिंग सुपरवाइजर ही सॉलिड ब्लास्टिंग करने का तरीका सिखा देते हैं। आप भी अंडरग्राउंड ट्रेनिंग के दौरान अपने शॉर्ट फायर माइनिंग सरदार या ओवरमैन से यह सीखते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए तीसरा कंडीशन है P5 एक्सप्लोसिव का उपयोग। सभी एक्सप्लोसिव जब फायर किए जाते हैं तब हीट या फ्लेम पैदा करते हैं। अंडरग्राउंड माइन में गैस या कोल डस्ट का विस्फोट न हो, इसलिए आवश्यक है कि उत्पन्न हीट तथा फ्लेम गैस या कोल डस्ट को इग्नाइट करने में असमर्थ हो। इसी कारण से अंडरग्राउंड माइन में उपयोग किए जाने वाले एक्सप्लोसिव की जांच सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च अर्थात सिम्फर के द्वारा की जाती है। सिम्फर एक्सप्लोसिव का कड़ा परीक्षण कर यह निश्चित करता है कि अधिकतम कितने वजन तक का बारूद का उपयोग किया जाए ताकि यह गैस या कोल डस्ट को इग्नाइट करने में सक्षम न हो। इसी आधार पर डीजीएमएस के द्वारा इसे अप्रूव किया जाता है और इसे परमिटेड एक्सप्लोसिव कहते हैं। अब अगर बात P5 एक्सप्लोसिव की करें तो P5 प्रकार के बारूद को सॉलिड ब्लास्टिंग का बारूद कहते हैं। इसको इतना सुरक्षित बनाया जाता है कि
इससे निकलने वाले फ्लेम का टेम्परेचर और इसका ड्यूरेशन इतना कम रहता है कि यह गैस या कोल्ड रोस्ट का एक्सप्लोजन करने में सक्षम नहीं होता है। इस बारूद के मिश्रण में कूलिंग एजेंट के रूप में सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड इत्यादि मिलाया जाता है। इन्हीं सब कारणों से डीजीएमएस सॉलिड ब्लास्टिंग में P5 एक्सप्लोसिव को रेकमेंड करती है। सॉलिड ब्लास्टिंग में चौथा कंडीशन होता है मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर का उपयोग। सॉलिड ब्लास्टिंग में फ्री फेज बनाने के लिए मिली सेकेंड डिले डेटोनेटर का उपयोग अनिवार्य है। इसके लिए कैरिक शॉर्ट डिले डेटोनेटर या कोल्ड डिले डेटोनेटर का उपयोग किया जाता है। यह नॉन इंसेंडिव होता है। दो धातुओं के आपस में टकराने से जो स्पार्क पैदा होता है उसे इंसेंडिव स्पार्क कहते हैं, परंतु तांबे में स्पार्क नहीं होता है, इसलिए सॉलिड ब्लास्टिंग में नॉन इंसेंडिव मिलीसेकेंड डिले डेटोनेटर का प्रयोग करते हैं। सॉलिड ब्लास्टिंग में पांचवा कंडीशन है मैनेजर द्वारा निर्धारित पैटर्न। सॉलिड ब्लास्टिंग में ब्लास्टिंग पैटर्न का खास महत्व है। भारतीय कोयले की खानों में वेज कट पैटर्न का प्रयोग होता है। इसे मैनेजर द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसके लिए टेक्निकल पैरामीटर को ध्यान में रखा जाता है तथा साथ ही साथ मैनेजर के द्वारा फील्ड ट्रायल के लिए एक टीम गठित की जाती है, जिसमें शॉर्ट फायरर, माइनिंग सरदार, असिस्टेंट मैनेजर इत्यादि को रखा जाता है। इसमें कई ब्लास्टिंग की जाती है और हर बार पैटर्न में परिवर्तन करके ब्लास्टिंग के बाद उसके रिजल्ट को नोट करते हैं और सबसे बेहतर रिजल्ट वाले पैटर्न को चुन लिया जाता है। ब्लास्टिंग पैटर्न तैयार होने के बाद इसे डीजीएमएस से अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए छठा कंडीशन है दो होलों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जब हम सॉलिड ब्लास्टिंग करते हैं तो कट ऑफ की संभावना काफ़ी होती है। कट ऑफ का मतलब होता है कि जब एक होल ब्लास्ट होता है तो बगल के होल का टूट जाना। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक डेटोनेटर एक दूसरे के 25 मिलीसेकंड के अंतर पर टूटते हैं और अगर दो होलों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से कम होगी तो कट ऑफ हो सकता है। उदाहरण के लिए किसी होल में 0 नंबर डिले का उपयोग किया गया है और बगल वाले होल में 1 नंबर का और दोनों के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर से कम है। ऐसे में जब 0 नंबर डिले फूटेगा तो 1 नंबर वाले होल को भी नुकसान पहुंचाएगा और कट ऑफ के फलस्वरूप बाहर आकर फूट सकता है और ऐसी स्थिति में बाहर अगर गैस या कोल्ड डस्ट हो तो विस्फोट हो सकता है। सॉलिड ब्लास्टिंग का सातवां प्रिकॉशंस या कंडीशंस है पहले और अंतिम डिले को फूटने के बीच का समय का अंतर 150 मिलीसेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब हम सॉलिड ब्लास्टिंग की बात करते हैं तो फ्री फेस बनाने के लिए अलग अलग नंबरों के डिले डेटोनेटर का प्रयोग करते हैं। मान लिया कि हम 0 से 5 नंबर के डेटोनेटर का उपयोग करते हैं तो हमें एक बार ही ब्लास्टिंग का आवाज़ सुनाई पड़ता है, पर वास्तव में यह 6 बार आवाज़ होता है, क्योंकि पहले 0 फूटेगा, उसके बाद 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर और इसी तरह अंतिम डेटोनेटर फूटेगा। प्रत्येक डेटोनेटर 25-25 मिलीसेकंड के अंतर पर फूटेगा और पूरा डेटोनेटर 125 मिलीसेकंड में फूट जाएगा। इसको एक वेज कट पैटर्न से समझने की कोशिश करते हैं। चित्र में दिखाए गए वेज कट पैटर्न में मैंने 0 से 5 नंबर तक का डिले डेटोनेटर का उपयोग किया है। अगर इसको काउंट करें तो 0 नंबर के 2 डेटोनेटर का उपयोग किया गया है, 1 नंबर का 3, 2 नंबर का 4, 3 नंबर का 3, 4 नंबर का 2 तथा 5 नंबर के 2 डेटोनेटर का उपयोग किया गया है। इस तरह टोटल डेटोनेटर इस पैटर्न में 16 का यूज़ किया गया है। अगर हम टाइम की बात करें तो 2 लगातार नंबर का डेटोनेटर पहले के 25 मिलीसेकंड के बाद फूटेगा। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, 0 नंबर के डेटोनेटर के फूटने के 25 मिलीसेकंड के बाद 1 नंबर का डेटोनेटर फूटेगा, 1 नंबर के 25 मिलीसेकंड के बाद 2 नंबर का डेटोनेटर फूटेगा और इसी तरह प्रत्येक एक के बाद एक 25-25 मिलीसेकंड के अंतर पर फूटेगा और इस केस में ब्लास्टिंग की पूरी प्रक्रिया 125 मिलीसेकंड में समाप्त हो जाएगी, जैसा कि चित्र के राइट साइड में दिखाया भी गया है। हालांकि इस एग्जाम्पल में मैंने 5 नंबर तक के डेटोनेटर का ही उपयोग किया है। हम चाहे तो 6 नंबर डेटोनेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। इस केस में भी ब्लास्टिंग 150 मिलीसेकंड में पूरी हो जाएगी। अब इसको समझते हैं कि पहले और अंतिम डेटोनेटर के फूटने के बीच का अंतर 150 मिलीसेकंड से ज़्यादा क्यों नहीं होना चाहिए।
देखिए, जब पहला डिले डेटोनेटर फूटेगा तो कुछ कोयला टूटेगा और कोल डस्ट पैदा होगा। इसके बाद दूसरा, तीसरा और अंतिम डेटोनेटर फूटेगा और हर बार कोल डस्ट पैदा होगा और हवा में उड़ेगा। परंतु 150 मिलीसेकंड में यह पूरी तरह बादल का रूप नहीं ले पाता है। और जैसा कि आप जानते हैं, कोल डस्ट के एक्सप्लोजन के लिए कोल डस्ट का बादल के रूप में होना अनिवार्य है। अगर कोल डस्ट बादल के रूप में नहीं आता है तो बारूद की चिंगारी निकल भी जाए तो विस्फोट नहीं होगा। मुझे उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि क्यों 150 मिलीसेकंड में सभी डेटोनेटर आवाज़ हो जाने चाहिए। हालांकि इस एग्जाम्पल में मैंने 5 नंबर के डेटोनेटर तक का ही उपयोग किया है। हम चाहें तो 6 नंबर डेटोनेटर का उपयोग भी कर सकते हैं। इस केस में भी ब्लास्टिंग 150 मिलीसेकंड में पूरी हो जाएगी। सॉलिड ब्लास्टिंग का 8वां प्रिकॉशन है, दो लगातार डिले फूटने के बीच का समय 60 मिलीसेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सॉलिड ब्लास्टिंग में कट ऑफ होने की संभावना अधिक होती है, जिससे प्राइमिंग कार्ट्रिज होल से बाहर आकर ब्लास्ट होगा और चिंगारी निकलने की संभावना अधिक होगी, जिससे गैस या कोल डस्ट में आग लग सकती है या विस्फोट हो सकता है। परंतु 60 मिलीसेकंड काफ़ी कम समय होता है, इसलिए कट ऑफ के बावजूद भी यह लगभग अपनी जगह पर ही ब्लास्ट होता है। अगर बात करें 60 मिलीसेकंड से ज़्यादा समय रखेंगे तो क्या होगा? इसका आंसर यही है कि कट ऑफ होने वाले होल के प्राइमिंग कार्ट्रिज को बाहर आकर ब्लास्ट होने का पर्याप्त समय मिलेगा, तथा अगर बाहर गैस या कूल डस्ट मौजूद हो तो विस्फोट हो सकता है। यहाँ ये समझना भी ज़रूरी है कि 60 मिलीसेकंड के अंतर का क्या अर्थ है। चलिए इसको एक चित्र के द्वारा समझते हैं। इसमें 0 से 5 नंबर तक के डेटोनेटर का उपयोग वेज कट पैटर्न के लिए किया गया है। इसमें प्रत्येक डेटोनेटर का डिले इंटरवल 25 मिलीसेकंड है। अब मान लीजिए आप शॉर्ट फायर के रूप में मैगजीन गए और वहाँ 2 नंबर का डेटोनेटर उपलब्ध नहीं था, तो आप 2 नंबर को छोड़कर 0 से 6 नंबर का डिले डेटोनेटर इशू करा लेते हैं। ऐसे में एक के बाद 2 नंबर के जगह 3 नंबर डिले डेटोनेटर का आप उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में 1 नंबर के बाद सीधा 3 नंबर फूटेगा और इनके बीच का टाइम इंटरवल 50 मिलीसेकंड हो जाएगा, अर्थात 60 मिलीसेकंड से कम, जो कि डीजीएमएस के गाइडलाइन के अनुसार सही है। परंतु मान लीजिए मैगजीन में 2 और 3 नंबर दोनों उपलब्ध ना हो, तो क्या आप 1 नंबर के बाद सीधा 4 नंबर डेटोनेटर उपयोग कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि इस परिस्थिति में दोनों डिले के फूटने के बीच का इंटरवल 75 मिलीसेकंड हो। सॉलिड ब्लास्टिंग का 9वां प्रिकॉशन है इन्वर्स इनिशिएशन के तरीके से ब्लास्टिंग। इससे पहले कि हम बात करें सॉलिड ब्लास्टिंग में इन्वर्स इनिशिएशन का तरीका क्यों अपनाते हैं, पहले ये जान लेते हैं कि बारूद चार्ज करने का तरीका क्या है। बारूद चार्ज करने के 2 तरीके होते हैं। इन दोनों को हम चित्र के द्वारा समझते हैं। पहला तरीका है डायरेक्ट इनिशिएशन, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है कि पहले एक्स्ट्रा कार्ट्रिज को डाला गया है और बाद में प्राइमिंग कार्ट्रिज को। चित्र में आप देख सकते हैं प्राइमिंग कार्ट्रिज में डेटोनेटर लगा हुआ है और डेटोनेटर वायर बाहर आया है और उसके बाद स्टेमिंग कर दी गई है। डायरेक्ट इनिशिएशन में प्राइमिंग कार्ट्रिज को अंत में डाला जाता है ताकि डेटोनेटर का बिजनेस एंड अर्थात कार्यशील भाग चार्ज के मेन बॉडी के तरफ पॉइंट करे, अर्थात चार्ज के मुख्य भाग की ओर लक्ष्य करे। डायरेक्ट इनिशिएशन का उपयोग मुख्य तौर पर कट ब्लास्टिंग में या कोयला मीडियम कड़ा होने पर या स्लाइस में ब्लास्टिंग करने पर करते हैं। डायरेक्ट इनिशिएशन गर्म गैस में आग लगने की संभावना को कम करता है, ब्लोनआउट के खतरों को कम करता है और इसके उपयोग से कोयला भी अधिक टूटता है। बारूद चार्ज करने का दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट इनिशिएशन अर्थात इन्वर्स इनिशिएशन, जिसको हिंदी में उल्टी मार वाला तरीका भी कहते हैं। इस तरीके का उपयोग डिले डेटोनेटर से ब्लास्टिंग करते समय करते हैं। इसमें प्राइमिंग कार्ट्रिज को सबसे पहले डालते हैं और इसका बिजनेस एंड होल के मुंह के तरफ होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है। अब हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट या इन्वर्स यानी उल्टी मार वाला तरीका सॉलिड ब्लास्टिंग में क्यों अपनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डिले डेटोनेटर से ब्लास्टिंग करने पर डेटोनेटर एक के बाद एक ब्लास्ट होती है, जिससे पहले डेटोनेटर के ब्लास्ट होने पर बगल वाले होल के कट ऑफ की संभावना रहती है। इसका जिक्र हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जिसके कारण प्राइमिंग कार्ट्रिज होल से बाहर आकर ब्लास्ट हो सकता है।
जिससे ज्वलनशील गैस के विस्फोट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इन्वर्स इनिशिएशन करने पर होल के कट ऑफ होने पर भी प्राइमिंग कार्ट्रिज होल से बाहर नहीं आएगा, वह होल के आखिरी सिरों में फंस कर रह जाएगा और वहीं पर ब्लास्ट होगा, जिससे एक्सप्लोजन का खतरा नहीं होगा। सॉलिड ब्लास्टिंग के दौरान ली जाने वाली सावधानियों में 10वां कंडीशन है फेस एवं उसके 20 मीटर के दायरे में गर्म गैस की जांच। जैसा कि चित्र में एक वर्किंग पैनल को दिखाया गया है, जिसके सबसे निचले लेवल में एक राइज फेस चल रहा है तथा इसके विपरीत ऊपर के लेवल से एक डीप फेस चलते हुए दिखाया गया है। अगर राइज फेस में ब्लास्टिंग करेंगे तो ब्लास्टिंग के पूर्व फेस तथा उसके 20 मीटर के दायरे में गैस की जांच की जाएगी। चित्र में सर्किल के द्वारा 20 मीटर का दायरा दिखाया गया है और दोनों साइड बने एरो से रेडियस को दिखाया गया है। इसका अर्थ है कि वर्किंग फेस में गैस ना भी मिले परंतु विपरीत वाले फेस में गैस परमिसिबल लिमिट से ज़्यादा मिले तो राइज फेस की ब्लास्टिंग रोक दी जाएगी जब तक कि 20 मीटर के दायरे में वेंटिलेशन ठीक न कर लिया जाए। गैस जांच में डिग्री 1 गैसीमाइन में 0.1% CH4 मिले तो ब्लास्टिंग रोक दी जाती है, जबकि डिग्री 2 और डिग्री 3 माइन में 0.5% CH4 मिलने पर ब्लास्टिंग रोक दी जाती है। यहाँ कई लोगों को कन्फ्यूज़न बना रहता है कि गैस की जांच 18 मीटर तक करते हैं या 20 मीटर तक। तो अगर आप रेगुलेशन 201 को देखें तो रेगुलेशन में 18 मीटर ही लिखा हुआ है, परंतु इस केस में अभी हम सॉलिड ब्लास्टिंग की बात कर रहे हैं और जहाँ सॉलिड ब्लास्टिंग की बात है तो सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसे 20 मीटर रखा गया है। अगर किसी MCQ के प्रश्न में सॉलिड ब्लास्टिंग का जिक्र न हो तो गैस जांच के लिए 18 मीटर के दायरे को ही सही माना जाएगा। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए 11वां कंडीशन है फेस से 90 मीटर तक वाटर स्प्रेइंग। आमतौर पर कोल्डर से बचाव हेतु प्रत्येक वर्किंग फेस से 60 मीटर तक का पानी का छिड़काव किया जाता है, परंतु सॉलिड ब्लास्टिंग की स्थिति में हम 90 मीटर तक पानी का छिड़काव करते हैं। इससे कोल डस्ट के विस्फोट का खतरा समाप्त हो जाता है। सॉलिड ब्लास्टिंग का 12वां कंडीशन है कि फेस के 3 मीटर तक हवा कम से कम 284 मीटर क्यूब प्रति मिनट हो। गर्म गैस के विस्फोट को रोकने के लिए जरूरी है कि गर्म गैस की मौजूदगी न के बराबर हो। इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है कि पर्याप्त मात्रा में फेस तक हवा पहुंचे ताकि मीथेन वहां जमा न हो सके। सॉलिड ब्लास्टिंग का 13वां कंडीशन है केवल अप्रूव्ड एक्सप्लोडर एवं केबल का उपयोग। स्टूडेंट्स, अंडरग्राउंड माइन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक्सप्लोडर इंट्रिंसिकली सेफ होता है। अप्रूव्ड एक्सप्लोडर बिजली बहुत कम और केवल 4 मिलीसेकंड के लिए देता है ताकि ज्वलनशील गैस के विस्फोट का खतरा न हो। 4 मिलीसेकंड के बाद बिजली ऑटोमेटिकली कट जाती है। फायरिंग के बाद बची हुई बिजली ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज भी हो जाता है, इसलिए अप्रूव्ड एक्सप्लोडर अति सुरक्षित होता है। इसी तरह केबल भी DGMS के दिए गए स्पेसिफिकेशन के अनुसार बना होता है और DGMS के द्वारा अप्रूव्ड होता है, इसलिए भी यह अति सुरक्षित होता है। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए 14वां कंडीशन है एक राउंड में अधिकतम 25 होल। अभी तक जितने भी कंडीशंस को हमने डिस्कस किया है उनमें अधिकांश कंडीशंस गैस या कोल डस्ट की रोकथाम के लिए है। एक राउंड में अधिकतम 25 होल का संबंध भी इसी से है। अगर हम इससे ज़्यादा होल एक राउंड में करेंगे तो अधिक कोयला एक्सपोज होगा और उतना ही अधिक ज्वलनशील गैस निकलेगा तथा कोल डस्ट बनेगा और यह गैस या कोल डस्ट के विस्फोट का कारण बन सकता है। सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए लास्ट कंडीशन है कम से कम GT तथा माइनिंग सरदार की परीक्षा पास शॉर्ट फायरर। अभी तक हमने देखा कि DGMS के द्वारा लगाए गए सभी कंडीशंस को ठीक ढंग से नहीं फॉलो किया जाए तो क्या खतरा हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि शॉर्ट फायरर योग्य हो और GT तथा माइनिंग सरदार की योग्यता रखता हो। उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो क्लास में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।